मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 2 बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार हैं इस वक्त विधायक वो खटीमा विधानसभा सीट से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, जो एक सीमांत जिला है, वहां के कनाली सीना इसमें उनका जन्म हुआ, एक सीमांत इलाका है। बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। लखनऊ में उनका एक तरह से छात्र जीवन बीता है और उसके बाद वो एबीवीपी में रहे। बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो बीजेपी विपक्ष में थे। उस समय काफी ज्यादा उन्होंने एक युवा नेता के तौर पर अपने काम की छाप छोड़ी। लेकिन पहली बार किसी प्रशासनिक पद पर वो आ रहे हैं, तो देखना होगा कि तुरंत किसी को मुख्यमंत्री का प्रशासनिक कार्यभार मिल जाए, उससे पहले मंत्री पद न संभाला हो, तो किस तरह से वो इस बड़ी चुनौती को संभालेंगे, ये एक बहुत ही खास बात देखने की होगी। और अब ये भी देखना है कि क्या उनके साथ कुछ और मंत्री शपथ ले रहे हैं या नहीं। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण है। हाँ, तो कुछ और मंत्री भी ले रहे हैं। सतपाल महाराज के नाम का ऐलान हुआ है, जो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, और ये कहा जा रहा था कि सतपाल महाराज नाराज हैं, लेकिन सतपाल महाराज अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एक बार फिर इस सरकार में, उत्तराखंड सरकार में भी रहे, तीरथ सिंह सरकार में भी रहे और अब बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी सरकार में भी हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी वो मंत्री रहे और कांग्रेस से बीजेपी में वो आए। रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना हमारे साथ योगेश भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश, ये कहा जा रहा था कि सतपाल महाराज काफी नाराज हैं। ये भी कहा गया कि कल जब पुष्कर धामी के नाम का ऐलान हुआ तो सतपाल महाराज उठकर चले गए, और आज ये भी खबरें आई कि सुबह पुष्कर धामी सभी वरिष्ठ नेताओं के घर गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनमें सतपाल महाराज भी थे। तो महाराज मंत्री बने, इसका मतलब है कि वो पुष्कर धामी के नेतृत्व में भी काम करने को तैयार हैं। इसका क्या संदेश, क्या जाएगा इसका उनके फॉलोअर्स पे खास तौर पर? ये जाहिर सी बात है कि सतपाल महाराज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने पुष्कर धामी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सही है कि उनके मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से लेकर, और अब हरक सिंह रावत भी आ गए हैं शपथ लेने के लिए, एक और नाराज मंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताते हैं। और हरक सिंह रावत भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जो एक साथ कांग्रेस से कई नेताओं को तोड़ा गया था बीजेपी के खेमे में, उनमें हरक सिंह रावत भी थे। तो क्या ये लोग मिलजुल कर काम कर पाएंगे? उत्तराखंड फिर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं इस तरह की कैबिनेट तो नहीं हो जाएगी कि सब अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और पुष्कर धामी त्रिवेंद्र रावत या तीरथ सिंह रावत की तरह कहीं असहाय से बैठे दिखाई दें? मुझे लगता है श्री जी कि ये आने वाले दिनों में क्या, जैसे ही पोर्टफोलियो डिसाइड होंगे, ये सारी बातें मुझे लगता है उस रहस्य पर से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर उनके बीच या उनकी नाराजगी जो अचानक सुबह हुई और दोपहर होते होते तक खत्म हो गई, तो उस पर कहाँ आकर बात बनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई बातचीत तो अवश्य हुई है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी है? 57 विधायक बीजेपी के पास हैं, जो उनके अपने पुराने घुटे हुए पुराने लोग हैं, उनको क्यों मंत्री नहीं बनाती है बीजेपी? 57 विधायकों वाला इतना बड़ा मैंडेट है बीजेपी के पास। यही जो सवाल आपने आज, बेसिकली यही सवाल जो है, जो भाजपा का आम कार्यकर्ता है, जो वर्षों से पार्टी के लिए लगा हुआ है, जिसने संगठन में काम करते हुए सरकार के और तमाम अपने आगे प्रगति के या खुद नेतृत्व में आने के सपने देखे, हर भाजपाई का ये सवाल है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सत्ता में भाजपा आई, उसके बाद से आज भाजपा के लिए मुश्किल है, क्योंकि
कांग्रेस से जो लोग आए उनके साथ जो उस समय कमिटमेंट किए गए और उन कमिटमेंटों से पार्टी आज तक दबी हुई है। और अब शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर है कि ये लोग अगर निकल के जाते हैं तो पार्टी में फूट पड़ सकती है या उसका अगले चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पूरे उसमें मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि भाजपा में लैक ऑफ लीडरशिप है, नेतृत्व की कमी, उसको अपने नेतृत्व पे भरोसा ही नहीं है। आज 5 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार में 3 बार नेतृत्व बदलना, अपना सरकार का मुखिया बदलना, ये भी तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लीडरशिप वीक है इस स्टेट में। और जब लीडरशिप वीक है, इसीलिए आप जो दूसरे आयातित नेता हैं या जिनको पार्टी के लोग खुद वो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, इनके सहारे जो है आप सरकार चला रहे हैं। आज स्थिति यही है, शुरू से यही बात लगातार उठती भी रही है कि सरकार भाजपा की जरूर है लेकिन मंत्री सारे कांग्रेस के हैं। जी, सरकार बीजेपी की है लेकिन मंत्री सारे कांग्रेस के हैं। अनूप नौटियाल भी हमारे साथ हैं। अनूप जी, फिर वही दिख रहा है, तो जो त्रिवेंद्र सरकार में हुआ है वही तीरथ सरकार में वही, मतलब बोतल वही है, बस उसका जो बाहर का पैकेजिंग है वो सिर्फ नई है। क्या लगता है आपको कि कैसे चला पाएंगे? तो लगभग वैसे ही चलेगी सरकार जैसे पहले चलती आई थी, क्या नया है इसमें? सुशील जी, बाकी तो सब कुछ पुराना है, लेकिन ये जो 7-8 महीने का समय खाली पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बचा है, एक आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने पास 40 से ज्यादा पोर्टफोलियो रखे हुए थे और काफी हद तक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए तीरथ सिंह रावत जी ने लगभग 20 जो मंत्रालय थे उनके पास में थे, जिसमें से स्वास्थ्य, तो उत्तराखंड में एक स्वास्थ्य को लेकर के भी बार बार एक बहस और मुद्दा उठता है कि उत्तराखंड में 4.5 साल से कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहा है। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके जितने सलाहकार मंडली है, वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करती है। अगर एक रणनीतिक तरीके से आगे चलते हैं तो एक विकल्प ये हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं, अपने पास में सिर्फ 1 या 2 विभाग रखें ताकि वो ओवरऑल चीजों को मैनेज कर सकें। अगर वो उसी परिपाटी पर चलते हैं कि भाई 20 विभाग मैं रखूंगा, 30 विभाग मैं ही रखूंगा, तो ना तो वो उन विभागों के साथ में एक किस्म से जस्टिस कर पाएंगे, ना सुशासन दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल की जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी खरे नहीं उतर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में एक समझदारी और सूझबूझ का अलग निर्णय ये हो सकता है कि भले ही मंत्रिमंडल वही है, लेकिन कम से कम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिल्कुल अलग तरीके से हो सकता है तो शायद एक ये सकारात्मक पहल उत्तराखंड के लिए होगी। जी, अब पोर्टफोलियो भी क्या है, वही पोर्टफोलियो यहां से वहां जाएंगे, नई सोच क्या होगी, नया उसमें क्या ऐसा होगा कि वो कुछ अलग दिखे पहले से। योगेश, आपको क्या लगता है किन मंत्रालयों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा पुष्कर सिंह धामी को और उनके मंत्रियों को, जो वही अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वही वाला मामला है। अब सुबोध उनियाल भी मंत्री पद की शपथ लेने आ गए हैं और आपको बता दें कि कल जब शपथ ग्रहण चल रहा था उसके बाद इनमें से कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि हम रात भर सोचेंगे हमें करना क्या है, यानी वो ये नहीं तय कर पा रहे थे कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में वो सरकार में शामिल हो या नहीं। लेकिन ये सभी वरिष्ठ नेता हैं और सब पुष्कर सिंह धामी से कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं। मुझे लगता है कि पिक्चर तो अब शुरू होगी। अभी तो ये है कि शपथ ग्रहण है जो पूर्व चलता रहा है, लेकिन एक बात आप देखिए कि 4.5 साल की सरकार हो रही है, तीसरी बार मुख्यमंत्री, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, तीसरी बार मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं और बदलाव, कोई खास बदलाव पिछले बार भी नजर नहीं आया, इस बार भी कोई नजर नहीं आया। तो इसका मतलब एक बात तो ये साफ हुई कि दिक्कत हमेशा सिर्फ जो है लीडरशिप से थी, गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। और यही एक बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो बार बार चेंज हो रहा है, अगर सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति, क्या त्रिवेंद्र रावत से दिक्कत थी, क्या तीरथ रावत से ही दिक्कत थी? क्योंकि सिस्टम तो लगातार वही बना हुआ है, आज भी वही बना हुआ है। अब अगर कुछ बदलाव नजर नहीं आता है, मसलन बदलाव ये कि सरकार की कार्यशैली में कोई बदलाव नजर ना है, या मसलन जिस नौकरशाही को लगातार ये कहा जाता रहा है कि साहब ये नौकरशाही हावी है और नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप का, अगर वो ऐसे का ऐसे ही रहता है
तो फिर क्या बदलाव होता है। या अगर हम प्लानिंग के पार्ट पे जाएं कि स्टेट के जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे पानी का हो, हेल्थ का हो, अगर वो ऐसे का ऐसे ही रहता है तो फिर क्या फायदा है बदलाव का। और सबसे बड़ी बात, अभी तो हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। अभी देखते हैं ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री ये दी जाती है किसी को, नहीं दी जाती। 4.5 साल हो गए। ये राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिना एक स्वास्थ्य मंत्री के 4.5 साल राज्य चला और 2 लहरें जो है कोरोना की बिना स्वास्थ्य मंत्री के हमारे निकल गई, जबकि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड हेल्थ मिनिस्टर था। और आज की डेट में स्थिति ये है कि स्वास्थ्य विभाग में जो आपका एक किटें बनती हैं कोरोना के लिए, ये सब, उसमें जो फोटो चेंज करने में जो है स्वास्थ्य विभाग वालों का ज्यादातर टाइम जा रहा है, क्योंकि मंत्री तो जो है कोई है नहीं, मुख्यमंत्री लगातार बार बार बदल रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इस समय तात्कालिक वो है, मुझे लगता है कि हेल्थ का बड़ा इश्यू है, क्योंकि तीसरी लहर संभावित है कोरोना की कही जा रही है। उससे पहले ही हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। आए दिन फोटोएं आती हैं, वीडियो आते हैं कि डंडी कंडी पे जो है पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं। तो जब तक उसके लिए बदलाव तो तब महसूस होगा ना कि जब इस तरीके की पिक्चर्स आनी बंद हो जाए। बदलाव तब महसूस होगा कि जो 20-20 साल से सड़कें अटकी हुई हैं और नेतृत्व तो बदला और फटाफट मशीनरी ने जो है सारी परमिशन जारी कर दी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो तब बदलाव दिखेगा। या बदलाव तब दिखेगा कि जो सालों से रिजल्ट रुके पड़े हैं, जो सालों से लोगों ने, बच्चों ने, बेरोजगारों ने फॉर्म जो है भर के रखे हुए हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। जब ये चक्का चलेगा तो बदलाव तो तब नजर आएगा ना। तो बेसिक चुनौतियां भी यही है, आज की तत्कालिक जो आवश्यकता है वो भी यही है कि सिस्टम भागता हुआ, दौड़ता हुआ कहीं नजर आए हर मोर्चे पे, कि हाँ स्वास्थ्य के मोर्चे पे भी काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर भी काम हो रहा है, जो नौकरशाही है वो जवाबदेह है, जिम्मेदार है। जिस हम जो है गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो खाली भाषणों में या बोलने के लिए या बयानों में ना हो, वो पब्लिक उसको फील करे। तो वो फील कैसे आएगा? वो फील ऐसे ही आएगा कि जब इन चीजों के लिए पूरी कार्य योजना बनेगी और जवाबदेही से, चाहे वो नौकरशाही हो चाहे वो मिनिस्टर से काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब धन सिंह रावत भी शपथ ले रहे हैं और वरीयता क्रम में वो काफी बाद में आ रहे हैं। क्या इस बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये देखने की बात है। उनका नाम भी काफी चला था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हालांकि उनसे भी वरिष्ठ कई नेता बीजेपी के अंदर हैं। अनूप जी, आप ये बताइए, आप स्वास्थ्य पर इतनी करीबी निगाह रखते हैं, क्या स्तर है इस वक्त उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का देश के बाकी राज्यों के मुकाबले? अगर हम कोरोना का जो दौर चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसको देखते हुए कहाँ है उत्तराखंड इस वक्त और कहाँ उसको होना चाहिए? सुशील जी, जहां तक पब्लिक हेल्थ का सवाल है तो उत्तराखंड की स्थिति असल में बहुत चिंतनीय भी है और निराशाजनक भी है। और जैसा योगेश भट्ट जी ने भी जिक्र किया, हम दोनों ने एक ही बात बोली कि एक स्वास्थ्य मंत्री की, फुल टाइम पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री की उत्तराखंड को, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी जरूरत है। और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, बल्कि जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एक किस्म से 100% उसमें एंगेज नहीं है, वो भी बहुत सारे विभाग संभाल रही है। जहां तक कोरोना का सवाल है, अलग अलग मानकों से जब हम अपने प्रदेश उत्तराखंड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं देश के अन्य राज्यों की तुलना में, तो ये पाते हैं कि कई मानकों में उत्तराखंड बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं एक बड़ा, अगर इस समय एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक आपके साथ शेयर करूं, तो जो डेथ रेट का मेट्रिक है, तो उत्तराखंड का पूरे देश में पंजाब के बाद में 2.15% के साथ में हमारा जो मृत्यु दर उत्तराखंड का है वो पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। और थोड़ा सा अगर मैं उसके अंदर जाऊं, 7,000 से ज्यादा मृत्यु उत्तराखंड में हो चुकी है। उत्तराखंड में पूरा जो बैकलॉग डेथ का सिलसिला है, ये अपने आप एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं। इसके अलावा जब हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर को देखते हैं, पिछले 3-4 सालों के दृष्टिकोण से हिमालयन राज्यों की तुलना में, चाहे हम एक्सपेंडिचर को देखते हैं, आउटकम्स को देखते हैं, तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे डेटा है, और ये भारत सरकार का भी डेटा है, जो पॉइंट आउट करता है कि उत्तराखंड की स्थिति पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में, जैसा मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और इसके अलावा, जैसे योगेश जी ने जिक्र किया, अगर हम डेटा को एक्साइट कर देते हैं, तो जो रोज खबरें हमारे को आती रहती हैं, जिस किस्म की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हमारे प्रदेश में हैं, जो इस बारी कोविड काल में भी पर्वतीय इलाकों में हमें लचर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो ये जो पूरा का पूरा लैंडस्केप है पब्लिक हेल्थ का,
ये उत्तराखंड के लिए असल में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जैसा हम चर्चा कर रहे थे समय से, सिर्फ लीडरशिप में बदलाव हो रहा है, बाकी जो गवर्नमेंट में कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा। इसीलिए मैं वापस पोर्टफोलियो में जाऊंगा। और उत्तराखंड के अधिकांश लोगों का ये कहना और मानना है कि ठीक है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप एक फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर तो दीजिए राज्य को। और अगर आप नहीं देते हैं तो आप कम से कम उसका कारण बताइए कि भाई आप हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं देते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि ये सुशासन का मॉडल है कि बिना हेल्थ मिनिस्टर के राज्य का परफॉर्मेंस बेटर होता है, तो देश के अन्य राज्य जो है उनके यहां पर हेल्थ मिनिस्टर क्यों? तो इस किस्म के तमाम सवाल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं के सामने, सरकार के सामने यही उम्मीद रहेगी कि इस नई सरकार में, नए मुख्यमंत्री के साथ में कम से कम इस फ्रंट पर उत्तराखंड को, हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड जो है आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जी, तो लगभग सभी पुराने चेहरे नई सरकार में भी हैं, मुख्यमंत्री नए हैं।